नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो 10 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, उसी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बच्चों इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर पहले आप उत्तर दोगे, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो निम्न में से परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारी कौन सी परिमेय संख्या है। तो बच्चों आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कर्णी 5 है, यहाँ पर भी कर्णी 5 है और यहाँ पर भी कर्णी 3 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बात करें कर्णी 16 की, तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगी। कैसे? कर्णी 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं। ये 4 और 4 मतलब 4 का स्क्वायर हुआ, और स्क्वायर होता है जैसे 4 का यहाँ पे स्क्वायर है और ये कर्णी, ये आपस में कैंसिल होकर हमें उत्तर क्या देगी? 4 देगी। तो 4 बटे हम क्या लिख सकते हैं? 1। और परिमेय संख्या की आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह परिमेय संख्या होती है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि x प्लस 3 x माइनस 3 का गुणनफल क्या? तो इसके गुणनफल के लिए हमें बच्चों इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो x का जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा x स्क्वायर। फिर ये x का हम -3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर ये प्लस 3 का जब x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर देखो ये प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा। और 3 का 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो आप बोलोगे सर 9 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 3x है, तो हमारा क्या बचा? x स्क्वायर माइनस 9। ये हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न है कि -3, -2 बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो माइनस माइनस वाला कोऑर्डिनेट होता है, मतलब जो चतुर्थांश होता है, वो कौन सा होता है? तो आप बोलोगे तीसरा। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तृतीय चतुर्थांश। अगला प्रश्न है कि यदि रैखिक समीकरण y बराबर से 3x प्लस 5 है तो इसके कितने हल होंगे? तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम x और y के कोई भी मान लिखे तो हमें x और y के बहुत सारे ऐसे मान मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? जैसे हम बात करें कि हमने x का मान यहाँ पर 1 रखा, तो 3 गुना 1 प्लस 5, तो 3 एकम 3 और प्लस 5 मिलके क्या हो गया? 8 हो गया। ऐसे ही हम x का मान अगर 2 रखे तो हमें फिर से एक नई वैल्यू मिल जाएगी, 3 रखे फिर से हमें नई वैल्यू मिल जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो रैखिक समीकरण है ना, y बराबर से 3x प्लस 5, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि 9 की घात 3/2 का मान क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, यहाँ पे जो 9 है उसको हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, मतलब 3 का स्क्वायर ही 9 होता है, और पूरे की घात कितनी है? 3/2 है। तो 3 गुना 3 है तो 3 का हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर, और पूरे की घात कितनी है? तो 3/2 हो जाएगा ये। तो अब आपको ये भी पता है कि घात की अगर घात हो तो घातांक नियम में इनका क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो 3 की घात 2 गुना हो जाएगा 3/2 से, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और 3 की घात 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 3 का 9, तो यह 27 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक होगा। तो जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो हम क्या करेंगे? बहुपद को 0 के क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। तो ax बराबर से कितना हो गया? माइनस का b हो गया। तो x बराबर से कितना हो जाएगा? तो माइनस का b बटा में a हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा? माइनस का b बटा a। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला प्रश्न है, यदि 4 पेन की कीमत 36 रुपए है तो एक पेन की कीमत क्या होगी। तो बच्चों अगर 4 पेन हमें कितने में मिल रहे हैं, 36 रुपए में, तो एक पेन की कीमत चाहिए ना, एक पेन की, तो एक पेन की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 36 बटे में 4 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 36 आ जाए तो 9 बार में क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि एक पेन की जो कीमत है ना वो कितने रुपए है, तो वो 9 रुपए हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि बिंदु 0,-3 किस अक्ष पर स्थित है। तो बच्चों ये जो 0,-3 है यह किस अक्ष पर स्थित होगा, देखो ध्यान से जरा, ये किस अक्ष पर स्थित होना चाहिए। तो यहाँ पे x का निर्देशांक 0 है, यहाँ पे y का है, प्लस 0,y है। तो 0,y ये किस बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो ये y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दो चर बोले हैं, दो चर पता है ना आपको क्या होते हैं, तो दो चर वाला अगर हमें रैखिक समीकरण का मानक रूप मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो वो क्या हो जाएगा पता है, ax प्लस by प्लस c, ये हमारा हो जाएगा रैखिक समीकरण, जो कि क्या हो जाएगा, दो चर वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण x प्लस 2y बराबर से 5 में यदि x का मान 1 है तो y का मान क्या होगा। तो ये जो समीकरण दिया है इसी में वैल्यू रखो, x का मान कितना दिया है, तो 1 दिया है, y का हमें मान निकालना है और बराबर से कितना है 5, एक का क्या करो उधर पक्षांतर, तो ये 2y बराबर से 5 में से 1 गया मतलब कितना बचा, तो आप बोलोगे 4 बचा। तो अब हमें चाहिए किसका, y का मान, तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, मतलब हमारा जो y का मान है वो कितना आ गया बच्चों, तो आप बोलोगे 2 आ गया है। ठीक है, ये समझ में आया। अब अगला प्रश्न देखो, जल्दी से पहले आप रीड करो क्या लिखा है प्रश्न। तो देखो अगला प्रश्न है कि 75 डिग्री का पूरक कोण लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूरक कोण की परिभाषा बताना चाहिए कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण बोलते हैं। तो पूरक कोण पूछा है, तो अब यहाँ पे एक कोण अगर हमारा 75 डिग्री है तो दूसरा हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो 90 में से हम 75 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा पूरक कोण आ जाएगा कितने डिग्री का, 15 डिग्री का हो जाएगा। सही उत्तर इस प्रश्न का क्या होगा, 15 डिग्री। अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण में चर राशि का जो उच्चतम घात होता है वो क्या होता है। तो रैखिक समीकरण में जो चर राशि होती है ना उसकी उच्चतम घात कितनी होती है, तो आप यहां से भी अंदाजा लगा सकते हो, ax प्लस बी, एक्स की घात कितनी है, कुछ नहीं तो 1 होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। क्या आपको ये समझ में आया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखो यहां पर है हमारा क्वेश्चन 100, यहां पर है हमारा क्वेश्चन कि 1000 की पावर 0 है, इसको 0 कर लेना, तो इसका मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर उसकी घात 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है, मतलब उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। अगला प्रश्न है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहा जाता है। तो जब दो अक्ष एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, तो उसे हम बोलेंगे मूल बिंदु। क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं खालिस्तान होती है। यदि दो वृत्त अगर बराबर है तो उनकी जो त्रिज्या है ना वो भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका सही उत्तर रहेगा बराबर। अगला प्रश्न है कि वे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो वो खालिस्तान कोण कहलाते हैं। तो यह कौन से कोण कहलाते हैं,
तो आपको याद रखना समपूरक कोण कहलाते हैं। कौन सा कोण कहलाता है? समपूरक कोण कहलाता है। और ऐसे ही रहे कि वे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसे हम पूरक कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई का हमें गुना करके बताना है। तो ये तो आपको सर्वसमी का पता भी होगा कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कर्णी 5 एक खालिस्तान संख्या होती है। तो कर्णी 5 कैसी संख्या है? यह एक कैसी संख्या है बच्चों? तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्या है। कौन सी है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में आया ना? ठीक है। अब प्रश्न चौथा, सही जोड़ी हमें मिलाना है। तो देखो बच्चों, यहां पर एक करेक्शन ये कर लेना, ये वाला बिंदु हमारा 0 है और इसको y कर लेना। ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं। अब है सही जोड़ी मिलाने का। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x, 0 होते हैं। तो ये पहले का उत्तर हो गया। फिर दूसरा है, कर्णी 2 संख्या है। तो कर्णी 2 कैसी संख्या है? तो आप बोलोगे कर्णी 2 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर अपरिमेय हो जाएगा। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं। क्या होते हैं? 0, y होते हैं। अब है रेखीय बहुपद है। तो रेखीय बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 1 हो, तो वो कौन सा बहुपद कहलाता है? रेखीय बहुपद कहलाता है। ये चौथे का उत्तर हो जाएगा। अब बात करें हम प्रथम चतुर्थांश, तो ऐसा चतुर्थांश जिसके दोनों बिंदु जो होते हैं, दोनों वैल्यू जो होती है वो क्या? धनात्मक होती है। मतलब x और y, मतलब भुज और कोटि दोनों क्या हो? धनात्मक। तो वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे? तो आप बोलोगे प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है। अब बात है, कर्णी 16 किसके बराबर होता है? 16 मतलब 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर लिखा और कर्णी से स्क्वायर को काटा, इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा। क्या आपके भी उत्तर यही है? और नहीं है तो इन्हें ध्यान से देखिएगा और गलती ना करिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहा जाता है। अब ये प्रश्न क्या है? सत्य असत्य वाला है, तो आपको सत्य और असत्य बताना है। तो एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, तो क्या ये सत्य बात नहीं है? तो आप बोलोगे सर ये तो सत्य बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रू हो गया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। तो क्या मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं कि नहीं? तो आप बोलोगे यस सर होते हैं। अगला प्रश्न है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो दो जो बिंदु होते हैं ना, उनसे केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये वाली बात तो क्या हो गई? गलत हो गई। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे असत्य। चौथा है, 2x प्लस 3y बराबर से 5 में यदि x का मान 1 और y का मान 1 है तो क्या यह इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा? तो रख के देख लो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 और 3 जोड़ के क्या 5 आता है? तो आप बोलोगे आता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्ष के कुल महीनों का 5/4 भाग 10 माह के बराबर होता है। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि एक वर्ष में कितने माह होते हैं? तो आप बोलोगे 12 माह। 12 माह का 5/4 भाग बोल रहा है, 5/4 भाग। तो 4 3 12 और 3 और 5 का जब गुणा करेंगे 5 3 कितना आएगा? 15, जो कि यहाँ पे बोल रहा है 10 माह। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर है क्या आपका? ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहुपद x² - 6x - 9 में x का गुणांक क्या है? तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हो आप, ये है x, ये है हमारा x, इसका गुणांक क्या है? तो ये है -6, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? +6, इसलिए ये हो जाएगा हमारा असत्य। हो जाएगा ना? 3 सत्य हो गए और 3 असत्य हो गए। अब हम बच्चों 2 अंक वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या है 6, 5 प्लस कर्णी 5, 5 माइनस कर्णी 5 को सरल कीजिए। तो यह एक प्रकार से सर्वसमीका वाला क्वेश्चन है। कैसे करोगे आप?
तो ये क्या आपको a प्लस बी और a माइनस बी वाली फॉर्म दिख रही क्या? ये किसके बराबर होती है? तो आप बोलोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे 5। b का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे करनी 5। तो ये वाली वैल्यू बस यहाँ पे रख दो। a स्क्वायर मतलब 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब करनी 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 25 होता है, माइनस करनी 5 का स्क्वायर कितना होता है? करनी 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 25 में से 5 गया तो उत्तर क्या आएगा? 20। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 20। ठीक है, 5 प्लस करनी 5, 5 माइनस करनी 5 का जब हम गुना करते हैं तो हमें 20 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है अथवा है, इसका सरल कीजिए। हमें सरल करना है 2 की घात 2/3 को गुना करना है 2 की घात 1/3 से। तो आपको याद होगा, आपने घातांक नियम पढ़ा था, जब अगर आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये क्या आप सभी को पता है कि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है ना। तो बस यही है क्वेश्चन कि ये 2 है, इसकी घात क्या है? एक जगह 2/3 है, 2/3 प्लस 1/3 है क्या? अब ये 3 और 3 का एलसीएम क्या आ गया? तो आप बोलोगे 3 और 3 हर समान है तो एलसीएम 3 आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1, ये भी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3/3 मतलब कितना आएगा? 1, मतलब 2 की पावर 1, मतलब इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 2। जब हम 2 की घात 2/3 का गुना करेंगे 2 की घात 1/3 से तो हमारा उत्तर आएगा 2। ठीक है बच्चों, क्या ये आपको समझ में आ गया? अब हम प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न है कि 1/7 माइनस 2 का हर का परिमेयकरण कीजिए। तो ये हमारा प्रश्न है बच्चों, इसको मैं थोड़ा आपको नीचे बताता हूँ, एक्सप्लेन नीचे करता हूँ। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या है कि 1/7 करनी 7 माइनस 2 का हमें क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो सबसे पहले हम x बराबर से ये लिखेंगे, फिर जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? इसके चिन्ह जो है ना वो परिवर्तित, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस से गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो करनी 7 प्लस 2 से गुना करेंगे, मतलब ऊपर नीचे हम करनी 7 प्लस 2 करनी 7 प्लस 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यदि हम एक में करनी 7 प्लस 2 का अगर गुना करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनको एक साथ लिखेंगे, करनी 7 माइनस 2 करनी 7 प्लस का 2 लिखा। अब यहाँ पे क्या आपको ये सर्वसम्मिक का a प्लस बी और a माइनस बी वाली दिख रही क्या? तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो वो तो आपको याद हो गया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखो ऊपर ज्यों का त्यों करनी 7 प्लस 2 बटे में क्या आ जाएगा? करनी 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, होगा क्या? अब माइनस 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर करनी 7 प्लस 2 जैसे का वैसा बचेगा, नीचे क्या आ जाएगा? करनी 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलोगे 7, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो हमारा उत्तर आएगा करनी 7 प्लस 2 बटे में कितना? 3, और यही हमारे हर का परिमेयकरण होगा। तो ये हमारा फाइनल उत्तर होगा करनी 7 प्लस 2 बटे में 3। ठीक है, ये हमारा हर का परिमेयकरण करने पर प्राप्त हुआ है। अब बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं वो समझ में आ गए होंगे, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब हमारा अगला प्रश्न है कि इसका अथवा देखो, 2/5 और 4/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसे भी बच्चों हम यहीं पर करते हैं। देखो 2/5 और 4/5 के बीच में, तो देखो हमें कितनी परिमेय संख्या बोली है? तो आप बोलोगे 3 परिमेय संख्या बोली है। तो सबसे पहले इसे हमने 3 मान लिया, हमें
कितनी परिमेय संख्या बोली है, तो 3 बोला है ना, इसलिए n बराबर से हमने 3 माना। 2/5 क्या है, 2/5 और 4/5 के बीच में निकालना है। 2/4, 2/5 और 4/5 के बीच में निकालना है। सबसे पहले हमने देखा कितनी परिमेय संख्या निकालना है, तो आपने बताया कि 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, n+1 मतलब 3 + 1 किया, ये कितना आया 4। तो ये जो परिमेय संख्या हमने लिखी है ना 2/5, इसमें हम ऊपर नीचे 4 से गुना 4 से भाग करेंगे। सेम 4/5 में भी ऊपर 4 से गुना और 4 से भाग करेंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वाले नंबर का गुना किया तो 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। 5 और 4 का गुना किया, 5 और 20 होता है, ठीक है क्या। 4 का 4 से गुना किया तो कितना होता है, तो आपने बोला 16 होता है। और 5 का 4 से गुना किया तो 5 और 20 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 8/20 और ये जो 16/20 है, इसके बीच में हमें जितनी भी परिमेय संख्या बोले हम उतनी लिख देंगे। तो देखो जैसे 8 है, 8 के बाद कोई नंबर ले लो, तो 8 के बाद आपने 9 ले लिया, 9/20, 10/20, 13/20, ऐसे 15/20, ऐसे आप बहुत सारे नंबर, मतलब इनके मध्य होना चाहिए। 8 से शुरू होना चाहिए, लास्ट कहां तक, 16 तक होना चाहिए। 16 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 8 से छोटा नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमें 3 परिमेय संख्या बोल रही है, तो ये 3 कोई भी 3 आप यहाँ पे लिख दो तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। बहुपद px बराबर से 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ये px है ना 2x + 1, इसका हमें शून्यक निकालना है। क्या करना है, शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए ये जो बहुपद दिया रहता है, इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। फिर बहुपद का जो वैल्यू दे के रखा है 2x + 1, इसको हमने 0 के बराबर रखा। फिर यहां से क्या आएगा, देखो ये इसके बाद में ये वाली स्टेप आएगी। तो एक का हमने पक्षांतर किया तो 2x बराबर से माइनस का 1 आएगा, और x बराबर से क्या आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। और यही इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। मतलब माइनस का 1/2 x की जगह यहाँ पर आप रखोगे तो ये बहुपद हमारा पूरा शून्य हो जाएगा। इसलिए हमने बोला कि x बराबर से माइनस का 1/2 हमारा क्या है, शून्यक है। अगला प्रश्न है कि x बराबर से 0 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बहुपद दे के रखा है, तो इस बहुपद को हम px बराबर से लिख लेते हैं। देखो क्या है, 5x - 4x² + 3, ये है px। x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 0। 0 पर हमें वैल्यू पूछी है, तो 5 × 0, 4 × 0 का स्क्वायर + 3। तो देखो किसी भी संख्या का अगर 0 से गुना होता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, 0। तो सेम यहाँ पर कंडीशन बन रही है, और हमारा सिर्फ क्या बच रहा है, 3। मतलब इस बहुपद का जो मान है कितने पर, 0 पर, वो कितना है, तो ये है 3 है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 3। क्या यह बात आपको समझ में आई? इस प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, 3 रहने वाला है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की। प्रश्न संख्या 9 है कि बिंदुओं -2, 3 तथा 3, -2 के भुज तथा कोटि के मान लिखिए। तो बच्चों आप देख पा रहे होगे ये -2, 3 है, तो -2 जो है वो हमारा क्या होगा, भुज, और +3 जो है वो कोटि हो जाएगा। इस कंडीशन में 3 जो है वो हमारा भुज हो जाएगा, और ये जो -2 है ये हमारा कोटि हो जाएगा। बस ऐसा लिखना है, मतलब -2 बराबर से भुज, 3 बराबर से कोटि, 3 बराबर से भुज और -2 बराबर से कोटि। यही इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा अथवा का
कि कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है तथा इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो बच्चों देखो, यहां पर हमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का जिक्र किया है। तो देखो, कार्तिकीय तल में हम जब ये जो रेखा रहती है, ये देखो, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, मतलब इसे हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं ना। तो सबसे पहले तो हम क्षैतिज रेखा को क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। ये पहले का तो उत्तर हो जाएगा एक्स अक्ष। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसे हम क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। क्या बोलेंगे? वाई अक्ष। अब क्या बोला गया है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। तो ये वाला होता है प्रथम चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। एक हो गया प्रथम, दूसरा द्वितीय, तृतीय और चौथा चतुर्थ। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आ गया? आ गया ना? अब अगला प्रश्न चलते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमें एक आकृति दे के रखी है और उसके ही तहत हमें पूछा गया है कि बी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक क्या है, डी का भुज क्या है और एच की कोटि क्या है। तो इस चित्र को देखते हुए हमें इनके निर्देशांक, इसका भुज, कोटि सब लिखना है। देखो, बिंदु बी के निर्देशांक, बी आपको कहां पर दिख रहा है? क्या यहां पर आपको बी बिंदु दिख रहा है क्या? तो सबसे पहले हम एक्स अक्ष पर इसे बिंदु देखते हैं। तो ये कितना है? तो आप बोलोगे -5 है। वाई अक्ष पर स्थित बिंदु कितना है? तो आप बोलोगे +2 है। तो बी बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या आ गए? -5,2। क्या क्लियर है आपको यह प्रश्न? अब अगला प्रश्न है कि बिंदु सी के निर्देशांक, सी आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या? सी वाला बिंदु, सी बिंदु के निर्देशांक। तो देखो, सी बिंदु सबसे पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं। तो एक्स अक्ष हमारा ये है ना, ये वाला। तो यहाँ पर ये बिंदु कितना है? तो आप बोलोगे 5 है। तो 5, वाई पर इसी बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? तो -5 है। मतलब ये जो बिंदु सी है ना, इसके निर्देशांक 5,-5 होंगे। क्या यह आपको समझ में आ गया? सी बिंदु के निर्देशांक। अब हम बात करते हैं डी बिंदु के निर्देशांक। सबसे पहले हम निर्देशांक निकाल लेते हैं, फिर इन्होंने भुज और कोटि की बात करी तो वो लिख देंगे। डी बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो डी का देखो, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है? 6, वाई पर कितना है? 2। तो ये 6,2 हो गया। अब एच बिंदु के भी निकाल दो। तो एच में एक्स का वैल्यू कितना है? -5 और वाई का वैल्यू कितना है? तो -3 है। क्या यह सभी पॉइंट आपको क्लियर है? अब यहाँ पर हमारे से पूछा है कि डी बिंदु का जो भुज है वो क्या है। तो आपको पता है ना भुज और कोटि क्या होता है? ये होता है भुज और ये होता है कोटि। तो x का जो मान होता है वो कहलाता है भुज। मतलब d का जो भुज है वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर इस बिंदु का जो कोटि है, मतलब h की जो कोटि है वो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे -3 हो जाएगी। क्या यह प्रश्न आपको क्लियर है? समझ में आया ना कि हमने क्या किया है यहाँ पर? अब हम इसका अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, यहां पर अब हमारा अथवा वाला प्रश्न है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -3, -4, -5, -4, -1, तथा 1,2 स्थित है। किस चतुर्थांश पर? तो देखो, चतुर्थांश की बात कर रहे हैं यहां पर हम। तो हमने सबसे पहले चतुर्थांश बना लिया। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा? तो देखो, मैं सबसे पहले आपको प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह बता देता हूं। ये प्लस प्लस होते, ये माइनस प्लस होते, तीसरा में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस और माइनस होता है। ठीक है क्या? ये बात आपको समझ में आई क्या? किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -3,4, -5,
-4, -1, 0 तथा 1, 2 स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1, 2 जिसके दोनों चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो ये कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, तो आप बोलोगे प्रथम में। अब ये देखो -1, 0, x का वैल्यू कितना है, -1, मतलब यहां पर कहीं होगा, y की वैल्यू 0 है, तो यह है ना, यह x अक्ष पर स्थित बिंदु हो जाएगा। कौन से अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित बिंदु हो जाएगा। फिर देखो ये -5, -4 है, तो ये दोनों माइनस में कब होते हैं, कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तो ये होते तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। फिर ये है -3, 4, तो ये कौन सा चतुर्थांश है, तो ये है द्वितीय चतुर्थांश। क्या यह प्रश्न आपका क्लियर है, ये सभी पॉइंट आपको बन गए ना। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। क्या बोल रहा है प्रश्न 11, तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बच्चों नोटबुक की कीमत मानेंगे। नोटबुक की कीमत क्या मानोगे, तो आप मानोगे कि वो x रुपए है। नोटबुक की कीमत कितनी है, x रुपए है। और कलम की कीमत कितनी है, तो ये हमने मान लिया y रुपए है। अब प्रश्न में कैसा बोल रहा है, प्रश्नानुसार हम काम करेंगे। प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है प्रश्न हमारा, कि जो नोटबुक की जो कीमत है, मतलब जो नोटबुक की जो कीमत है वो कलम की कीमत, मतलब कलम की जो कीमत है ना उसके कितना है, 2 गुना है। तो नोटबुक की अगर कीमत को हम x मान रहे हैं, कलम की कीमत को y मान रहे हैं, तो इनके बीच हमारा समीकरण, रैखिक समीकरण क्या बन के आया, x बराबर से 2y, या फिर आप x - 2y बराबर से 0 भी इसे लिख सकते हो। क्या यह समझ में आया आपको, क्या क्या किया आपने। सबसे पहले आपने नोटबुक की कीमत को x रुपए माना, कलम की कीमत को y रुपए माना। फिर प्रश्नानुसार क्या बोला था कि नोटबुक की जो कीमत है ना वो कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो देखो नोटबुक की कीमत को अपन ने बता दिया कलम की कीमत से क्या 2 गुनी, तो नोटबुक की कीमत को x माना है और कलम की कीमत को y माना है, तो 2 गुना y हो गया। तो ये कितना हो गया, x - 2y बराबर से 0। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आया, उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब हम इसी का अथवा वाला देखते हैं, अथवा क्या बोल रहा है देख लेते हैं फटाफट। प्रश्न है कि रैखिक समीकरण x बराबर से 4y के 2 हल लिखिए। तो बहुत ही सिंपल है, x बराबर से 4y के हल लिखना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का एक बार जब हमने y का मान 1 लिया तब x का मान कितना आ जाएगा, तो देखो x बराबर से 4 गुना 1, 4 एकम 4 आया ना। जब हमने x का मान कितना लिया, जब हमने x का मान, देखो x लिखा यहाँ पे y, x का मान जब हमने y का मान 1 रखा तो हमें x कितना मिला, 4 मिल गया। फिर ऐसे ही एक बार y का मान हो सके तो आप 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, तो 2 रख लो, तब x का मान कितना आ जाएगा, तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8। जब आपने y का मान 2 रखा तो x का मान कितना मिला, 8 मिला ना। बस यही इस रैखिक समीकरण के हल है। ऐसे बहुत सारे आप हल निकाल सकते हो, ठीक है। अब बच्चों हम 3 अंक वाले प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि 3 अंकों में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर से 2 y बराबर से 1 दिया हो और इस समीकरण का वो एक हल हो। मतलब जो x बराबर से 2 और y बराबर से 1 है ना, ये इस समीकरण का हल है ऐसा बताया गया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो हमने सबसे पहले लिखा समीकरण 2x + 3y बराबर से क्या, k, ठीक है। हमें x का मान कितना रखने के लिए बोला है, तो आपने बोला 2, y का मान कितना रखने के लिए बोला है, तो आपने बताया कि 1 रखना है। मैंने कहा ठीक है, 2 का 2 से गुना हुआ तो कितना 4, 3 का 1 से गुना हुआ तो 3, तो
k बराबर से 4 और 3 कितना हो गया 7, मतलब k का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे 7। बस यही इस प्रश्न का उत्तर है। क्या यह आपको समझ में आया क्या बेटा? आ गया। अब अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न है इसका कि रैखिक समीकरण 2x बराबर से -5y को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और a b c के मान बताइए। तो बच्चों हम सबसे पहले ये जो समीकरण दिया है उसे हम थोड़ा अच्छे से लिख ले। 2x बराबर से -5y, ये -5y है ना, इसका पक्षांतर इस साइड करो तो ये 2x प्लस 5y हो गया बराबर से कितना 0। तो यहां पर आपको क्या कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि ये ax प्लस बी वाई बराबर से c से हम इसकी तुलना कर सकते हैं क्या, बताओ। तो यहाँ पे x का जो मल्टीपल है वो a है, यहाँ पे x का जो मल्टीपल है वो क्या है, मतलब गुणांक कितना है, तो आप बोलोगे 2। ऐसी b जो है वो y का गुणांक है, तो वहां पे y का गुणांक कितना है 5 है, और c का मान कितना है, तो c यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। यही इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। क्या यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित पदों की परिभाषा लिखिए। तो हमें यहाँ पर कुछ पद दिए हैं, उनकी परिभाषा बताना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे हम बात करें रेखाखंड, रेखाखंड की परिभाषा। तो रेखाखंड क्या होता है, क्या समझते हो आप रेखाखंड से? तो एक रेखा का वह भाग, यहां पे आपको मैं लिख के भी बता देता हूं कि एक रेखा का वह भाग, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो, जिसके क्या हो, जिसके दो अंत बिंदु हो। कितने अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो, उसे हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। क्या यह बात आपको समझ में आई? जैसे मैंने एक रेखा खींची ए और बी, ठीक है, इसके मैंने यहाँ पे अंत बिंदु दे दिए ए और बी, तो यह एक निश्चित भाग हो गया। तो ए और बी के बीच की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई, निश्चित हो गई। इसलिए हमने क्या बोला कि एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो उसे हम रेखाखंड कहते हैं। अब बात है पूरक कोण की। तो देखो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण, जैसे कि मैंने एक कोण ऐसा निर्माण किया, यहां पे मेरा बोल दिया कि ये x है ये y है, तो जो x प्लस y है ये दो कोण जो है इनका योग अगर 90 अंश है, कितना अंश है 90 अंश, तो वे पूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण कहेंगे। क्या यह आपको स्पष्ट है? अगला है हमारा पॉइंट संरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब क्या समझते हो आप? तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि यदि 3 या 3 से अधिक, या यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो। क्या बोला मैंने? यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर, अधिक बिंदु एक ही रेखा पर, एक ही रेखा पर, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। एक बार रिपीट मैं फिर से कर रहा हूं, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या यह आपको क्लियर है? उम्मीद करता हूं यह प्रश्न भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। आकृति में यदि AC बराबर से BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर होगा CD के। ये जो चैप्टर नंबर 5 है ना यूक्लिड वाला,
उसी से ये क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या दे के रखा है बच्चों, देखो यहाँ पे जो हमें दिया है वो सबसे पहले हम दिया है उसी का प्रयोग करते हैं। क्या दिया है बेटा कि AC जो है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे BD के बराबर है। मैंने कहा सही है। आपको सिद्ध क्या करना है, तो आपने बोला सिद्ध करना है हमें कि जो AB है ना वो बराबर है किसके, CD के। ये चीज आपको सिद्ध करना है। तो देखो जो दिया है हम उसी का प्रयोग करके हम इसे सिद्ध करेंगे। उपपत्ति या प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने AC लिया बराबर से BD लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो A से C तक ये देखो ये वाला खंड है, और B से D तक देखो ये वाला भाग है। हमें लाना है AB और यहाँ पे लाना है CD। तो ये आपको ये वाला भाग दिख रहा है कि ये BC वाला, ये दोनों में कॉमन है। तो हम क्या करने वाले, जो दिया है उसी के दोनों पक्षों से हम BC को कम कर देते हैं। मतलब BD में से भी हमने क्या कर दिया, BC को माइनस कर दिया, और AC में से भी BC को माइनस कर दिया। तो जैसे कि आपको यूक्लिड की अवधारणा से ही पता है, यदि हम बराबर चीजों में से अगर बराबर को घटाए तो हमें क्या बराबर ही प्राप्त होता है। ये वाली यहाँ पे बात आपको लिखना पड़ेगा। क्या बात है ये, तो ध्यान रखना, बराबर वस्तु में से यदि हम बराबर भाग को जोड़े या घटाए तो वो भाग भी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ये यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित है, उसी से मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो AC में से अगर BC गया, इतना भाग गया, तो क्या हमारा AB बचेगा, और यहाँ पे BD, ये देखो BD यहाँ से यहाँ तक था, तो ये BC गया, तो हमारा ये CD भाग बच जाएगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। और यहाँ पर हम लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। क्या यह बात आपको समझ में आई, बताओ, आ गई ना। अब हम अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न संख्या 14, प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा दीजिए। यहां पे हमारा प्रश्न क्या है, प्रतिवर्ती कोण की परिभाषा दीजिए। तो क्या होता है बच्चों प्रतिवर्ती कोण, क्या जानते हो आप, कुछ बता सकते हो, कमेंट में बताओगे क्या। प्रतिवर्ती कोण की माप कहां से कहां तक होती है, मतलब इसकी रेंज जो होती है वो कितने से लेके कितने तक होती है, बता सकते हो क्या, नहीं, चलो ठीक है तो मैं ही बता देता हूं। प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम हो या इनके बीच हो, तो ऐसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। समझ में आया क्या, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश से अधिक व 360 अंश से कम हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये मेरा कोण जो है ना वो 60 डिग्री का है, इसका मुझे प्रतिवर्ती कोण चाहिए, इसका रिफ्लेक्सिव एंगल चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं पता है, 360 में से ये जो कोण दिया है ना इसको मैं माइनस करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 60 का प्रतिवर्ती कोण कितना होता है, 300 डिग्री होता है। ये आप एग्जाम्पल के तौर पर भी बता सकते हो। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी है परिभाषा वाला, समपूरक कोण को उदाहरण के साथ में समझाइए। समपूरक कोण, तो बच्चों यहाँ पे समपूरक कोण की हम बात कर रहे हैं। तो देखो समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 अंश हो, कितना हो, 180 अंश हो, तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। क्या याद रखना है, वे दो कोण जिसका योग 180 अंश हो उसे हम क्या बोलेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। क्या यह बात आपको समझ में आ गई
कि कोण x प्लस कोण y का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, और यही हमारा समपूरक कोण कहलाता है। यदि मैंने आपको बोल दिया कि कोण x जो है वो 105 डिग्री है, तो इसका समपूरक कोण कितना आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, कोण y निकाल देंगे। 180 में से अगर हम 105 को माइनस कर दे तो क्या हमारे पास 75 डिग्री नहीं आएगा। तो यही हम बोलेंगे कि 105 का संपूरक कोण कितना है, तो आप बोलोगे 75 डिग्री है, मतलब 75 डिग्री है। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 15 कि 0.47 के ऊपर बार है को हमें P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो बच्चों, यह प्रश्न को देखिए। देखो हमारा प्रश्न क्या है, हमने सबसे पहले इस संख्या को कैसे लिखेंगे, x बराबर से 0.47 के ऊपर बार है ना, तो हम 7 का रिपीटेशन करेंगे ऐसे डैश 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 डैश। इसको समीकरण नंबर दिया हमने 1। अब क्या करेंगे, यहां पर हम दोनों तरफ कितने नंबर के ऊपर बार था, तो आपने बोला एक नंबर के ऊपर बार था, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। यदि बार दो संख्या के ऊपर रहता तो हम दोनों पक्षों में 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 10x हो जाएगा। अब 10 का गुना करेंगे हम 0.4777 से। ठीक है, इसमें इसको समीकरण नंबर क्या दिया हमने, 2। ठीक है, या अभी इसको समीकरण नंबर मत दो, इसके बाद में देना। ये कितना हो जाएगा 10x। अब 10 का अगर मैं इस में गुना करूंगा तो ये दशमलव मेरा क्या होगा, एक अंक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मेरा उत्तर क्या हो जाएगा 4.7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये ऐसा बचेगा और इसे मानूंगा मैं समीकरण नंबर 2। क्या यह बात आपको समझ में आई। अब मैं क्या करने वाला हूं कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाऊंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने 10x लिखा बराबर से 4.777 ऐसा लिख दिया, फिर x बराबर से ये कितना हो जाएगा 0.477। ठीक है, अभी इनको माइनस करो, इधर भी माइनस करो, तो 10x में से एक x गया तो कितना बचा 9x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। इधर देखो दशमलव है, इधर 7 7 7, ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 7 में से जब 4 जाएगा तो हमारे यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 3 बचेगा। तो 9x बराबर से 43 बटे क्या मैं 10 इसको लिख सकता हूँ, ये दशमलव को अगर हटाऊं तो नीचे 10 लिख सकता हूँ। तो x बराबर से मेरा कितना आ जाएगा 43 बटे 90, क्योंकि 9 का जब मैं पक्षांतर करूंगा ये इधर गुना में, तो इधर कहाँ जाएगा भाग में, और मेरा फाइनल उत्तर आएगा 43 बटे 90। क्या यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं बच्चों अगले प्रश्न की, जो कि अथवा है। तो बच्चों देखो अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे प्रश्न है कि ऐसी 3 संख्या आपको लिखना है जिसके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यह हमारा प्रश्न है। तो देखो अनवसानी अनावर्ती का मतलब क्या होता है, इसके एग्जांपल में आपको बताऊंगा। देखो जैसे आप लिख सकते हो 0.01, फिर 2 जीरो लगा दो, फिर 1 लिखो, फिर 3 जीरो लगा दो, फिर 1 लिखो, फिर 4 जीरो लगा दो, ऐसे डेश डेश डेश। एक ये हो गया संख्या। एक और लिख दो कि 0 दशमलव लिखो 1 0 1 00 1 000, ऐसे लिख सकते हो। या फिर एक और एग्जांपल लिखना है तो 0.003, फिर ऐसे 0, फिर 300, ये ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्या यह बात आपको समझ में आ गई। ऐसे करके आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हो अनवसानी अनावर्ती का। क्या यह क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या है 16, जो कि हमें स्थापित करना है
एक इक्वेशन लेके रखी है जिसे हमें स्थापित करके बताना है। तो देखो बेटा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर से एक्स प्लस वाई, इसका गुना करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। तो यह स्थापित करना है। तो ये हमारा LHS इसको मान लेते हैं और ये वाली साइड को RHS मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, RHS को सिद्ध करते हैं LHS के बराबर। ठीक है, तो सबसे पहले RHS लिखा अपन ने, RHS राइट हैंड साइड, जिसका मतलब क्या होता है, दाया पक्ष। तो ये x प्लस वाई, इसका हम गुना करने वाले किसे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है क्या, बराबर से। देखो x का हम गुना करेंगे इस पूरे नंबर में, ये क्या है, तो इस पूरे समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में, प्लस y का गुना करेंगे हम इस पूरे समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या यह बात आपको समझ में आई? अब अंदर मल्टीप्लाई करो। देखो x का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3, माइनस x का x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इंटू वाई, फिर प्लस x का y से गुना करेंगे तो x वाई स्क्वायर। क्या यह बात आपको क्लियर है? फिर ऐसे ही y का x स्क्वायर से गुना करेंगे तो y x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये y का माइनस एक्स वाई से करेंगे तो x जैसे को सब y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और देखो प्लस प्लस ये y स्क्वायर और y का जब गुना होगा ना तो y की घात कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या यह आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर y है, यहाँ पर y एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये समझ में आया? यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर है प्लस का, यहाँ पर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ये समझ में आया क्या आपको? अब यहाँ पे जो बचा है ना, पहले हम वो लिख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी देखो ये एक्स स्क्वायर वाई है, लेकिन ये वाई पहले लिखा है, एक्स स्क्वायर बाद में लिखा है। तो इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर वाई लिख रहा हूँ। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? और बच्चे में लास्ट में क्या बच रहा है हमारा, वाई क्यूब बच रहा है। ये देखो ये माइनस का ये प्लस का दोनों सेम चीज है, तो हमारा क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या यही हमारा LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड है? और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, आप कोई भी एक साइड को जिसमें आप कुछ कैलकुलेशन कर पाओ उसे रख लीजिए, उसको सॉल्व करते जाइए, आप अपने फाइनल उत्तर तक पहुंच जाओगे। ठीक है क्या? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसी का अथवा जो प्रश्न है वो देखते हैं, वो क्या बोल रहा है। तो वो भी पता है, यही सर्वसम्मिका का हम वहां पे प्रयोग करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर माइनस वाली है। तो मेरे को ये बताओ, जब हम माइनस में सर्वसम्मिका लिखेंगे ये वाली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किसके बराबर होती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये होती है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होती है। ये वाली सर्वसम्मिका भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाला भाग ये दे के रखा है। तो क्या 64 किसका क्यूब होता है? तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो किसका क्यूब होता है। देखो 4 के टेबल, 4 एकम 4, 4 छंग 24, फिर 4 का टेबल 16 कितने बार में, 4 चौक 16, 4 एकम 4। तो ये 4 का क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पता है, 4m पूरे का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है क्या? ऐसे 343 है ना, 343, ये 7 का क्यूब होता है। आप देखना इसको सॉल्व करके, 7 का क्यूब है ये। तो ये अब हमारा प्रश्न देखो, ये वाली सर्वसम्मिका और ये वाले में कोई अंतर है क्या? मतलब मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये लिखा हमने 4m पूरे का क्यूब माइनस 7n पूरे का क्यूब। मतलब जो हमारा x है वो 4m है और y जो है वो 7n है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पता है, 4m माइनस 7n। ठीक है, 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे अगली स्टेप में। इसको पहले तो जैसे का वैसा लिख देते हैं। ये 4m 7n प्लस 7n पूरे का स्क्वायर। क्या यह बात आपको समझ में आई? इसको थोड़ा सॉल्व करो। ये 4m माइनस 7n बचा हमारा। अब इनको 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा,
ये 4 है, ये 7 है, 4 और 7 को गुणा करेंगे, 7 चौक 28, m इंटू n बचेगा, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और n का स्क्वायर n। ये हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। मतलब ये हमारे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, तो बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या 64m³ माइनस 343n³ को हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 4m माइनस 7n ब्रैकेट क्लोज, 16n² प्लस 28mn प्लस 49n², और यही हमारा इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बच्चों बताइए ये कैसे पॉसिबल है, इनके शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर हो गए। तो चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे पहले हमने दो रेखा खींची, एक खींची ए बी रेखा, दूसरी खींची सी डी रेखा। देखो ए बी रेखा ये खींच ली अपन ने, और ये खींच ली कौन सी, सी डी रेखा। क्या ये समझ में आपको, यहां पर ये प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु को नाम दे दिया ओ, इस कोण को नाम दे दिया 1, ये वाले को 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है ना कि दो रेखाएं परस्पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो इनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिखा हमने, क्या क्या दिया है कि ए बी व सी डी रेखा बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद, क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे के रखा है। ठीक है क्या, अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि इनके जो शीर्षाभिमुख कोण है ना, कौन कौन से कोण, जैसे मैं अगर बात करूं शीर्षाभिमुख कोण ए ओ सी, ये बराबर सिद्ध करना है बी ओ डी के, और ए ओ डी जो है वो बराबर सिद्ध करना है बी ओ सी के। ये चीज हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति के लिए हम क्या करने वाले हैं, तो देखो बच्चों, जैसा कि आपने पढ़ा था रैखिक युग्म, यही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। हमने यहाँ पर बात की कि ए बी रेखा पर हम लगाने वाले रैखिक युग्म, ये आपको ए बी रेखा दिख रही है ये वाली, इसमें आप या तो नीचे लगा लो रैखिक युग्म में या ऊपर लगा लो, कोई भी एक साइड लगाओ। तो देखो ए बी रेखा में हम नीचे की साइड लगा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोण ए, बीच में ओ बिंदु है, ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी का जो योग है वो 180 अंश के बराबर होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, रैखिक युग्म से। आपको पता है ना रैखिक युग्म, इसको समीकरण नंबर दिया अपन ने 1। फिर ऐसा ही हमने रेखा सी डी पर क्या लगाया, रेखा सी डी पर क्या लगाया, रेखा सी डी पर हमने लगाया रैखिक युग्म। सी डी आपको दिख रही है, तो देखो मैं यहां पर करने वाला हूं कोण बी ओ डी, देखो ये वाला एंगल, यहां पे बनने वाला एंगल और यहां पर बनने वाला एंगल ले रहा हूं। ठीक है, बी ओ डी प्लस कोण बी ओ सी, इनका जो योग है वो कितना अंश होगा, तो आप बोलोगे 180 अंश। क्यों, तो ये भी क्या है, रैखिक युग्म से। इसको समीकरण नंबर दिया अपन ने 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम करने वाले हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। ठीक है, तो अब घटाते हैं इनको। देखो कोण ए, कोण बी ओ डी, देखो यहां थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूं इसको, कोण बी ओ डी प्लस कोण बी ओ सी अपन ने ऐसा लिखा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर रहे हैं किसको, ये वाले समीकरण, तो ये लेफ्ट हैंड पे जो लिखा है ना इसको अपन ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। ठीक है, बराबर से इधर भी 180 अंश है, इधर भी 180 अंश, तो 180 माइनस 180। ठीक है,
कोण BOD प्लस कोण BOC, ये जैसे कैसा, अब माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का कोण AOD माइनस का BOD हो जाएगा क्या? अगर 180 में से 180 गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। आप यहाँ पे ये BOD और कोण BOD ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गए। तो कोण BOC माइनस कोण AOD ये क्या है? 0 के बराबर। क्या कोण BOC जो है वो कोण AOD के बराबर हो गया? तो आप बोलोगे हाँ ये तो इसके बराबर हो गया। तो एक चीज तो क्या यह हमें सिद्ध करना था कि BOC AOD के बराबर है, तो आप बोलेंगे यस सर हमें तो ये सिद्ध करना था। तो ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार कोण, कौन सा वाला कोण जो बचा है हमारा AOC, वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण BOD के। किसके बराबर हो जाएगा? कोण BOD के। और यही चीज हम बोलेंगे कि यदि दो रेखा परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण, ये उनके कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या यह चीज सिद्ध हो गई? बताओ, ये चीज सिद्ध हो गई ना? तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। क्या यह प्रश्न आपको समझ में आ गया? अब यहां पर हम अगला प्रश्न लिखते हैं, ठीक है? ये समझ में आ गया ना? ये पूरा कंप्लीट है ना आपका? देखो अगला प्रश्न क्या है, देखो यहां पे है प्रश्न कि आकृति में रेखा एक्स वाई और MN, देखो एक्स वाई रेखा दिख रही है, ये देखो ये सीधी वाली ये वाली रेखा कौन सी है? एक्स वाई। और ये MN भी दिख रही होगी आपको, ये MN है। बिंदु O, ये जो बिंदु है ये कौन सा है? हमारा O बिंदु है। O पर प्रतिच्छेद कर दिए, तो ठीक है भाई प्रतिच्छेद कर दिए। तो हमें देके रखा है यदि POY ये वाला जो कोण है ये कितना अंश देके रखा है? 90 अंश देके रखा है। तो हमें A अनुपात B 2:3 देके रखा है, तो C का मान ज्ञात करना है, ठीक है? क्या यह बात आपको समझ में आई? क्या क्या देके रखा है? तो हमें कोण POY, देखो हमें जो चीज देके रखी वो लिख लिया हमने, कोण POY समकोण देके रखा है, मतलब 90 अंश देके रखा है, ठीक है? मेरे को ये बताओ, ये तो हमें दिया है, और जो कोण है ना A अनुपात B, इसका अनुपात भी हमें 2:3 देके रखा है। इसको मैं x मान लेता हूं, क्योंकि आगे जब मैं A और B के मान निकालूंगा तो वहां पे कुछ वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, उसको हम A और B के जो वैल्यू ना 2x और 3x वहां पे रखेंगे x की वैल्यू, तो हमें A और B के एक्चुअल मान मिल जाएंगे, ठीक है ना? तो मेरे को ये बताओ, यदि ये वाला को 90 डिग्री है इधर का, तो ये वाला भाग भी हमारा कितना डिग्री होगा? तो आप बोलोगे 90 अंश होगा, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोण POX ये 90 अंश के बराबर होगा? अगर POX की बात कर रहा हूं तो ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, मतलब कोण A प्लस B का जो योग होगा वो 90 अंश के क्या होगा? बराबर होगा। अब A का वैल्यू हमें 2x देके रखा है, B का वैल्यू हमें 3x देके रखा है, तो हम यहाँ पे मान रख देंगे 2x प्लस 3x जुड़ के इतना हो जाएगा, आप बोलोगे 5x बराबर से 90 अंश। तो x बराबर से 90 बटे क्या? 5, कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 5 8 40। तो जो x है ना x, उसका मान कितना आ गया? तो आप बोलोगे 18, कितना? 18। अब हमें क्या करना है? A और B के मान निकालने हैं। किसके? A और B के। तो A बराबर से 2x है ना, तो 2 गुना 18, मतलब 18 दूनी कितना हो गया? 36 डिग्री। ऐसे ही हम B के भी मान निकाल सकते हैं ना, तो ये 3x मतलब 3 गुना 18, तो 18 का 3 गुना कितना होता है? तो आप बोलोगे 54 डिग्री हो जाता है। क्लियर है क्या आपको? तो यहां पर हमें A और B के मान मिल चुके हैं। अब हमें निकालने हैं किसके? C का मान। किसका मान निकालना है? C का मान। तो अब यहां पर हम आपके पुराने कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, रैखिक युग्म। रेखा MN को देखो, ध्यान से देखो रेखा MN को।
यहाँ पर क्या हम इन दोनों कोणों के बीच रैखिक युग्म लगा सकते हैं? यहाँ पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि कोण रेखा एम एन से कि कोण एम ओ एक्स प्लस कोण एन ओ एक्स का जो योग है वो 180 अंश के बराबर होगा। और कोण एम ओ एक्स मतलब ये बी का मान है तो एन ओ एक्स का मान निकल जाएगा क्या? बताओ, निकल जाएगा क्या? तो देखो बी का मान अभी हमने कितना निकाला, तो आप बोलोगे 54 54 डिग्री, ये निकाला ना अभी यहाँ से 54 डिग्री। एन ओ एक्स का मान मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? सी की बात कर रहे हैं, बराबर से 180 डिग्री। तो सी कितना आ जाएगा? 180 में से अगर 54 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? तो 180 में से अगर हम 54 माइनस करते हैं तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा और 1, मतलब 126 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 126 डिग्री। तो इस प्रश्न के उत्तर क्या क्या हो गए? मतलब सी का जो मान है वो हमारा कितना आ गया? 126 डिग्री आ गया है। ए का मान हमारा पूछे तो वो 36 डिग्री, बी का मान पूछे तो 54 डिग्री और सी का मान पूछे तो 126 डिग्री। तो बच्चों आपको यह हमारी क्लास कैसी लगी है और आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, तो जरूर आप कमेंट में बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कर ले। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।